ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 साइंस सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव किस प्रकार से मनुष्य के मित्र होते हैं यह हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसे आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम आपको सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे शत्रु हैं यह बताने जा रहे हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं उन्हें हम हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोगकारक या हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये हम मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में जानते हैं। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग जो जल, वायु और भोज्य पदार्थों के द्वारा पहुंचता है, ऐसे रोग को हम संचरणीय रोग कहते हैं। ये रोग संक्रमित व्यक्ति को छूने से, उसके सांस द्वारा, पेयजल से, भोज्य पदार्थों के द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ऐसे रोगों को हम संचरणीय रोग कहते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, टीबी, हैजा, सर्दी, जुखाम। कुछ कीट जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक रोग को पहुंचाने का कार्य करते हैं उन्हें हम रोगवाहक कहते हैं। जैसे मक्खी एक प्रकार से रोग को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का कार्य करती है। मादा एनाफिलिस मच्छर प्लाज्मोडियम का रोगवाहक होता है। रोगों के नाम, उनके फैलने का तरीका और उनके जो वाहक होते हैं, आइए हम उनके बारे में आपको बताते हैं। क्षय रोग। इसका जिस सूक्ष्म जीव के कारण ये होता है उसे हम जीवाणु कहते हैं। और संचरण का तरीका वायु के द्वारा क्षय रोग फैलता है। फिर दूसरा रोग खसरा का जो सूक्ष्म जीव होता है और विषाणु होता है और यह भी वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स, इसके संचरण का तरीका वायु होता है या मनुष्य एक दूसरे के सीधे संपर्क में जब आते हैं तब यह फैलता है। पोलियो विषाणु नामक सूक्ष्म जीव से ये भी फैलता है और इसके संचरण का तरीका वायु होता है और जल, यानी दूषित जल पीने से भी पोलियो होता है। हैजा जीवाणुओं के द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका होता है जल और भोजन के द्वारा यह फैलता है। फिर टाइफाइड, ये सूक्ष्म जीव जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा फैलता है और जल के द्वारा इसका संचरण होता है। फिर हेपेटाइटिस ए, यह विषाणुओं के द्वारा होता है और इसका भी संचरण का तरीका जल ही होता है। फिर मलेरिया यह प्रोटोजोआ से होता है और इसके संचरण का तरीका मच्छर होते हैं। मादा एनाफिलिस जो मच्छर होती है उसके द्वारा मलेरिया रोग का संचरण होता है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों के अलावा जंतुओं में जैसे पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। एंथ्रेक्स एक भयानक रोग है। मनुष्यों में और मवेशियों में जीवाणुओं के द्वारा होता है। इस प्रकार गाय में खुर का रोग और मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। कुछ सूक्ष्म जीव जो पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कैंकर रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है और इसका संचरण का तरीका होता है वायु। गेहूं का रस्ट नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका होता है कीट। भिंडी का पीत रोग विषाणु के द्वारा होता है और इसके संचरण के तरीका होता है कीटों के द्वारा यह फैलता है। पॉइजनिंग, कभी कभी सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थों को संदूषित करके उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। इसे हम जब खाते हैं तो हमें अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ को हम संदूषित भोजन कहते हैं।
या ही हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं। दूषित किए गए भोजन को खाने से हमारी कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। भोजन को संदूषित होने से बचाना आवश्यक होता है। सूक्ष्म जीवों के संदूषित करने से भोजन को संदूषित करने से बचाने के लिए हम कुछ विधियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीव जब हमारे खाद्य पदार्थों में अटैक करते हैं तो उसे हम बचाते हैं। इस क्रिया को हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, बरसात के समय में अगर हम उन्हें ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो उनमें कवक उत्पन्न हो जाते हैं और जिसके कारण हमारी ब्रेड और रोटी खराब हो जाती है। और अगर ऐसे भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इसके कारण उससे खाद्य पदार्थ का रंग, रूप, आकार आदि में परिवर्तन हो जाता है। आपने क्या कभी ऐसा सोचा है कि आम का अचार इतने दिनों तक कैसे चलता है? क्योंकि हम आम के अचार में खाद्य परिरक्षण करने वाले पदार्थ जैसे नमक और तेल का उपयोग करते हैं। सिरके का भी उपयोग करते हैं, जिससे हमारा अचार संरक्षित रहता है। नमक, चीनी, तेल ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं वो खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं, जैसे नमक, चीनी, तेल इत्यादि। जैसे मांस मछली को संरक्षित करने के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं, जेली को सुरक्षित रखने के लिए हम शक्कर का उपयोग करते हैं, अचार को संरक्षित करने के लिए हम तेल और नमक और सिरके का उपयोग करते हैं। दूध को उबालने से दूध में उपस्थित अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। दूध को हम 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर उसे हम अचानक ठंडा कर देते हैं और फिर उसे हम संरक्षित कर देते हैं, तो यह पाश्चुरीकरण क्रिया कहलाती है। अर्थात दूध को हम कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण की क्रिया को अपना सकते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इस विधि को पाश्चुरीकरण नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन चक्र। हमारे आसपास वायु होती है और वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली हुई होती हैं, इसलिए वायु मिश्रण कहलाती है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली हुई होती हैं। तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, यानी वायु में नाइट्रोजन 78% मौजूद होती है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21% मौजूद होती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% उपस्थित होती है और उसके अलावा अन्य गैसें उपस्थित होती हैं। ये नाइट्रोजन आखिर कैसे प्रकृति में आती जाती रहती है, यानी नाइट्रोजन का उपयोग करना और पुनः वह प्रकृति में चले जाना, प्रकृति के द्वारा पुनः उपयोग करना, यानी यह एक चक्र की तरह चलता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। पौधे और जंतु के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक गैस है, परंतु जीव सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नील हरित शैवाल नाइट्रोजन को वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और ऐसे नाइट्रोजन यौगिकों को पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वह सीधे अवशोषित कर लेती हैं। दलहनी पौधे जैसे अरहर, मूंग, मटर आदि के जड़ों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। कभी कभी वायुमंडल में तड़ित जब विद्युत चमकती है, बिजली कड़कती है, उस समय भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। पौधे और जंतुओं के मृत्यु के पश्चात जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन यौगिकों को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं और नाइट्रोजन जाके वातावरण में मिल जाती है।
और से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है और नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। साथ हमने देखा कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो अनेक प्रकार से हमें हानि भी पहुंचाते हैं, नहीं है, पर उसके साथ ही साथ हमारे शत्रु भी हैं। जैसे हमें फूड पॉइजनिंग होना, यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। और उसके साथ जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं, तो अर्थात ये हमारे मित्र हैं। तो मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। इस तरह से जीवाणु हमारे मित्र हैं और शत्रु हैं। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।